मयूर उषा केशरी जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं? नमस्कार प्रियंका मैम, वाराणसी से। बहुत स्वागत है आपका मयूरा जी। कब से आप ये निवेश कर रही हैं? एक्चुअली ये पिछले साल मैंने किसी ब्रोकर से करवाया था ओके। और अब इस साल 5 जून को मैंने उसको कैंसिल करके न्यू ग्रो ऐप से स्टार्ट किया है। और वो तो जो ब्रोकर वाले थे वो कहाँ पर गए? वो वाले कहाँ गए जो सर मुस्कुरा रहे हैं? क्यों मुस्कुरा रहे हैं उनसे बाद में मुझे। पर जो ब्रोकर से करवाया था वो वाला पोर्टफोलियो वो भी चल रहा है या वो बंद, वहाँ पे आप नया पैसा नहीं डाल? नहीं, अभी 5 जून को ही मैंने वहाँ कैंसिल कर दिया है SIP को। ठीक है, तो अभी जो और मैं देख रही ग्रो ऐप से मैंने 5 जून को रीस्टार्ट किया है। ओके। न्यू 7,000 पराग तारीख में है। हाँ, और HDFC 5,000 मल्टी जो है कैप में 5,000 HDFC है मल्टी कैप जी। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में हाँ, भी मोतीलाल 5,000। ओसवाल में मिड कैप में है और स्मॉल के बंधन कैप में है। ठीक है, तो ये मुझे ये पता करना था कि जो ग्रो ऐप से मैंने ये स्टार्ट किया है तो ये डीमैट अकाउंट में गया है, तो क्या ये ठीक है या फिर मुझे SOA में इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए? और मेरे पोर्टफोलियो कैसे हैं, सजेशन? 10 से 12 साल का नजरिया है आपका ना? 12 से 15 साल। ठीक है, 12 से 15 साल। ठीक, क्या करती हैं आप उषा जी? एक्चुअली हम घर में ट्यूशन ले लेते हैं और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ओके, सो तन्वी सर, सुना उषा जी को, लेकिन इन्होंने जो है अब अपने पोर्टफोलियो का बेड़ा अपने हाथ में जब उठाया है तो ये ग्रो से जब कर रही हैं तो बताइए इनका जो अब जर्नी कैसी रहने वाली है? और वो डीमैट में जा रहा है तो उससे तो कोई इशू नहीं है। और अच्छा उषा जी, वो जो पहले आपके जो निवेश आप जो कर रही थी पिछले साल, वो भी सेम स्कीम्स थी या अलग स्कीम थी उषा जी? बंधन इनोवेशन तो उसको मैंने स्टॉप कर दिया और ICICI प्रोटेंशियल था तो उसको भी स्टॉप कर दिए हैं। बंधन इनोवेशन, अच्छा ओके। बंधन इनोवेशन और ICICI प्रू का कौन सा फंड था? बंधन इनोवेशन फंड था 2000 और ICICI पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी था 2000। तो इसको सारे को मैंने फिलहाल अभी कैंसिल कर दिया है। ठीक है, आपने सोचा कि खुद ही किया जाए अपना इन्वेस्टमेंट? यस। ओके, चलिए तन्वीर सर, उषा जी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लग रही है। शुरू किया, अब लग रहा है कि मैं खुद करती हूँ। ट्यूशन पढ़ाती हैं, उस पैसे से 21,000 बचा के अपना पोर्टफोलियो बनाया है। बहुत अच्छी बात है उषा जी, इनफैक्ट सैल्यूट टू यू। आई थिंक हमको इंडिया में ऐसे लोग चाहिए जो अपनी पोर्टफोलियो, अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह खुद कर सकते हैं। आई थिंक आपका पोर्टफोलियो बहुत ठीक है, क्योंकि आपने बताया कि आप ट्यूशन पढ़ा के निवेश करती हैं, तो इसमें सारा पैसा इक्विटी में जाएगा। तो इस पे आपको एक दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा। एक है ना, एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट कर लीजिए, ताकि आपको अगर कभी भी किसी भी अच्छे या बुरे रीज़न के लिए आपको पैसे चाहिए तो आपको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब ना करना पड़े। एक इमरजेंसी फंड कहते हैं इसे। आइडियली 6 महीने का आप 6 मंथ का एक्सपेंस या आप रख सकती हैं, और ये कोई आर्बिट्राज फंड में या किसी लिक्विड फंड में, क्योंकि आप टैक्सेबल नहीं है तो लिक्विड फंड में भी डाल सकती हैं। आपका टैक्स मुझे पता नहीं किस रेंज में होगा, बट अज्यूम कर रहा हूँ कि 12 लाख के अंदर होगा तो टैक्स फ्री होंगी आपके इनकम से। तो एक तो ये। दूसरी बात है, आप अपनी बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए, ठीक है? तो ये बहुत छोटी छोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और रही बात आपकी पोर्टफोलियो की, आपकी पोर्टफोलियो अगर उसमें डेट एलोकेशन थोड़ा ऐड करती है बैलेंस एडवांटेज फंड के जरिए या मल्टी एसेट फंड के जरिए, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। देखिए, इक्विटी मार्केट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचते हैं, और सही मायने में हम लोग इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, हम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। हम लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि लाइफ में हमने किसी मकसद या पर्पस के जो इन्वेस्ट किया उसके लिए जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, हमको पैसे मिले। मान लीजिए वो बच्चे की पढ़ाई हो, आपको कुछ खरीदना हो, इंपॉर्टेंट है, घर हो, गाड़ी हो, या आपको वेकेशन या खुद की रिटायरमेंट प्लान करनी है, कुछ भी उद्देश्य हो, जब उसकी रिक्वायरमेंट हो आपको पैसे मिलने चाहिए। तो अब क्या होता है कि अगर सारा कुछ पैसा इक्विटी में रहता है और किसी वजह से जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और इक्विटी मार्केट बैड टाइम से गुजर रही होगी, तब आपको उसका बहुत पेन महसूस होगा। और दूसरा क्या है, क्योंकि अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, तो ये जो एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क है, ये आपको
बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क देता है। देखिए इंडिया में एसआईपी सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि ये आपके दिमाग में बोझ नहीं डालता है डिसीजन मेकिंग का। ब्रेन हमारा लेजी है और डिसीजन फटीग जैसे कहते हैं, वो डिसीजन लेना नहीं चाहता बार बार। क्योंकि एसआईपी एक ऑटोमेटेड वे है, तो आपको बार बार डिसीजन लेना नहीं पड़ता, इसीलिए एसआईपी सक्सेसफुल है। और ये हैबिट जो फॉर्म होता है हमारे ब्रेन के एक मिड पार्ट है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, अपना हैबिट फॉर्मेशन बेसल गैंग्लिया में होता है। तो जब आप अपना डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट कर देती हैं तो आपको मैनेज करना इजी हो जाता है, जैसे कि एसआईपी सक्सेसफुल है। तो इसी वजह से जब आप एसेट एलोकेशन करेंगी, मान लीजिए आपने डाला 70% इक्विटी है, 20% डेट है, 10% गोल्ड है, और किसी वजह से इक्विटी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ गया, मान लीजिए आपका 70 का ये 20% बढ़ के 84 हो गया, तो मार्केट पीक पे होगा और उस पीक पे अधिकतर लोग ना प्रॉफिट बुक नहीं करते। तो आपका ये जो फ्रेमवर्क है आपको ऑटोमेटिकली सलाह देगा कि साल भर के बाद मुझे ये इक्विटी एलोकेशन थोड़ा कम करना है, तो आप प्रॉफिट बुक करके डेट में आ जाएंगे। और वाइसी वर्सा एग्जैक्टली उल्टा होगा, अगर मार्केट नीचे करेक्ट करेगा तो आपका इक्विटी एलोकेशन कम हो जाएगा, तो आप बोलेंगे मेरा एलोकेशन कम हो गया, मैं डेट से इक्विटी में शिफ्ट कर जाती हूँ। तो आप फोर्सफुली जब इक्विटी मार्केट नीचे मार्केट में रहेगा फ्रेमवर्क से बाय करेंगे। तो यही एडवांटेज होता है एसेट एलोकेशन का। आपको ये छोटा सा एक फॉर्मूला बना के करेंगी ना, तो आप देखेंगे आप एक सीजन इन्वेस्टर की तरह पीक मार्केट में प्रॉफिट बुक करेंगे, खराब मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, एंड अगर ये डिसिप्लिन आप मेंटेन कर पाए तो आपको रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सर, जो वो उनको ये था कि ग्रो से मैं कर रही हूँ तो ये डीमैट में जा रहा है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए डीमैट आपके नाम में ही है, आप सिक्योरिटी उसका मेंटेन रखिए, रेगुलरली चेक करते रहिए, कोई उसको मिसयूटिलाइज नहीं कर ले। देखिए डीमैट में पहले 1-2 फ्रॉड हो चुके हैं, बस आप अगर रेगुलरली उस पर विजिट करते रहेंगे चांसेस ऑफ फ्रॉड कम है, वैसे कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन आपको फिर भी बहुत डर लगता है तो आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये पैसा आपका उस फंड हाउस में निवेश है, तो अगर आपको ग्रो से नहीं करना है, ग्रो में भी करना है, आप किसी भी कर सकती हैं, डायरेक्टली फंड हाउस से का साथ कर सकती हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सर ने कहा कि आपकी स्कीम्स अच्छी हैं, आप इसको करते रहिए। इन्होंने एक लाइन ये भी लिखी थी कि 10 से 12 साल में 50 लाख जो है वो चाह रही हैं कि वो इकट्ठा हो सके बच्चों की स्टडीज़ और मैरिज के लिए, और उसके बाद 20 साल में 1 करोड़। तो आपको लग रहा है ये 21,000 4 इक्विटी स्कीम इन्होंने लिया है, जिसमें एक फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप है, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप है, ये काफ़ी रहेगा। और 21,000 में टाइम होराइजन कितना बताया उन्होंने? 10 से 12 साल में 50 लाख की उम्मीद है, और उसके बाद 20 साल के बाद ना 1 करोड़ रिटायरमेंट के लिए। आराम से हो जाएगा, आप बस डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। और स्टेप अप भी करना होगा ना सर, सिर्फ 21,000 से बात करने अगर बस आप, मैं वही कह रहा था, आप स्टेप अप करते रहिए। देखिए आपका करंट एसआईपी आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा, लेकिन अगर इसमें 10% स्टेप अप करेंगे तो 21 का अगले साल 23,000 करेंगे, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इससे आपको जो लमसम क्रिएट होगा वो डबल हो जाएगा आपका 20 साल में। Yes. आप अगर 20 साल में ये 2 करोड़ रुपया इकट्ठा होता तो अब वो 20 साल में टेक्निकली आपको 4 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है सर, उषा जी बहुत अच्छे कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट की बैकडोर अपने हाथ में उठाई है। बस जो कुछ प्रोटेक्शन होते हैं ना, जिसमें सर ने 3 बातें कही, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसका भी ख्याल रखें, इसको भी ज़रूर जो है क्रिएट करें अगर अभी तक आपने इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक और हमारे फॉलोअर और सुजाता जी, इन्होंने भी हमें अपना क्वेश्चन जो है अभी भेजा, सुजाता चौधरी ने व्हाट्सएप पर। नमस्ते सुजाता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। कहाँ से बोल रही हैं? मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ मैम। बहुत स्वागत है। देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे शो में ना सबसे ज़्यादा जो है ना, मतलब किसी के प्रति मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर बहुत महिला इन्वेस्टर्स बहुत कम आती है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। 2 बैक टू बैक, उषा जी और सुजाता जी। तन्वी सर आपने भी नोट किया ना, विमेन इन्वेस्टर बहुत कम सवाल पूछती हैं, लेकिन आज देखिए आज दूसरी विमेन इन्वेस्टर। आज ये चेंज हो रहा है, एंड आपको मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। विमेन की 6th सेंस
मेल से बेटर होती है। हम्म। इनफैक्ट ग्लोबली प्रूवन है ये कि विमेन हेज फंड मैनेजर्स जो है बेटर होती है मेल फंड मैनेजर से। तो अगर ये विमेन आ रही है ना, क्योंकि इनका सिक्स सेंस होता है रिस्क को जज करने का, हाँ। और इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने एक ही चीज देखा, रिटर्न बन जाएगा अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम इसे एज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तन्वीर सर से और सुजाता जी से बात करते हैं। सुजाता जी, क्या करती हैं आप? चंडीगढ़ से हैं, क्या करती हैं? आपका पोर्टफोलियो पढ़ूंगी, पर अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। ओके, तो ये पोर्टफोलियो और आपका है, आपके हस्बैंड का है? मेरा है। अच्छा, और हस्बैंड ही पैसे देते हैं और आप ये सिप कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे। कब से कर रही हैं सुजाता जी? मैम एक्चुअली मैं SBI में पहले शिफ्ट करती थी, SBI बैंक के थ्रू। ओके। तो मैंने उसमें ऑलमोस्ट 6 मंथ किया, उसके बाद मैंने उसको पॉज किया, सारे रेगुलर स्कीम थे। ओके ओके। तो उसको मैंने पॉज करके फिर मैंने जीरोधा पे अपना अकाउंट खोला, कॉइन क्या? पे, और मैं डायरेक्ट में आई हूँ। अभी मैं दो डायरेक्ट बैक में टू ये बैक सारे कॉलर्स और दोनों की स्टोरी भी एक जैसी है कि उन्होंने खुद निवेश करना शुरू किया है। और ओके, डायरेक्ट में मैं आई हूँ, और इस पे मैंने पॉइंट पे खोला है, और ये मैं लास्ट ईयर जुलाई से मैं कर रही हूँ। क्या बात मेरा है। अभी कॉर्पस है, जो मैं लिखी हूँ उतना कॉर्पस बना है। और जो SBI का था, हाँ हाँ, जो SBI का अमाउंट था, उसको मैंने पॉज करके एज इट इज छोड़ा हुआ है, मैंने उसको निकाला नहीं। बहुत अच्छे, Very आपसे good. हम सीख सकते हैं। वेरी गुड। और मेरा मैम 38 लाख का FD भी है बैंक ओके, में, ओके, SBI में। ठीक है। और मेरा एक 10 लाख का मेरा ये भी है, मेडिकल इंश्योरेंस भी है। ठीक है, बहुत अच्छे, क्या शानदार पोर्टफोलियो भी है। चलिए सुजाता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब हमें बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया है। तो अब पोर्टफोलियो में बताती हूँ। HDFC का फ्लेक्सी कैप 10,000 की सिप, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप 5,000 की सिप, इन्वेस्को का मिड कैप 20,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 10,000, बंधन का स्मॉल कैप 10,000, SBI का सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड 5,000, मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, इसमें लमसम है 80,000। पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 9,73,000 के आसपास पहुंच चुकी है। 10 साल के बाद कितना कॉर्पस क्रिएट होगा? अगर ओवरऑल सिप की अमाउंट मैं कैलकुलेट करूं, 10, 20, 30, 35, 45, 55 एंड 60,000 की सिप बन रही है। क्या मैं सही हूँ? 60,000 की सिप आप कर रही हैं सुजाता? मैं 10,000 का एक कोटक मल्टी कैप में भी करना चाहती हूँ, स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, एक मल्टी कैप भी आप ऐड करना चाहती हैं और अभी 60,000 की सिप चल रही है। 10 साल का नजरिया है। FD में कुछ पैसे हैं जो है FD किया हुआ, बैंक FD प्लस एक लमसम 38 लाख। हाँ, मोतीलाल ओसवाल के गोल्ड एंड सिल्वर में लमसम भी है। ओके तन्वीर सर, सुजाता जी ने बड़े अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अब आपका क्या व्यू है? 10 साल में कितना इकट्ठा कर लेंगे? अमाउंट तो बहुत अच्छा निवेश कर रही हैं। देखिए, अगर ये SIP के जरिए 10 साल निवेश करेंगी विदाउट टॉपअप, तो ये करीब 1.5-1.25 करोड़ के बीच में होगा। 1.6 1.75 के बीच में इनका पोर्टफोलियो बन जाएगा। लेकिन अगर ये हर साल 10% बढ़ाती रही, तो यही इन्वेस्टमेंट जो है 10 साल के बाद इनको करीब 2.25 करोड़ 2.30 लाख तक मिलेगा इनको। लेकिन अगर 10 के जगह 15 या 20 साल करती हैं, 20 साल करती हैं, तो ये 13 करोड़ का पोर्टफोलियो बनेगा। कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है। ओह माय तो आई थिंक तो बहुत ही पावरफुल पोर्टफोलियो बनेगा, लेकिन इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा उस टाइम तक। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फ्यू थिंग्स आई वांट टू से। आपने 10 लाख का अपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, बहुत अच्छी बात है। हाउ ओल्ड आर यू सुजाता जी, एंड आपके हस्बैंड का क्या एज होगा? मेरे हस्बैंड से रिटायर कर गए हैं और मैं 52 ईयर्स की हूँ। मैम, आपको मैं एक सिंपल सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक 90 लाख का सुपर टॉपअप ले लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपको हो सकता है सालाना मुश्किल से 8 से 5, 7, 8 हज़ार के बीच में मिल जाना चाहिए, ठीक है, साल का। तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का होगा। ये सुपर टॉपअप काम कैसे करता है? आपका 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पहले यूज होगा, और गॉड फॉरबिड आपकी किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन में बिल 10 के ऊपर आता है,
तब ये सुपर टॉप अप आप यूज कर सकती हैं। लेकिन आपका इंश्योरेंस 1 करोड़ का हो जाएगा, इसका एडिशनल कॉस्ट मुश्किल से 8 से 10 हज़ार रुपये पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं था मेरे साथ, इससे कम ही पड़ेगा, मैक्सिमम साइड में कह रहा हूँ ये होगा। तो ये आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर जो ट्रीटमेंट कॉस्ट के जरिए लोग पैसा गंवाते हैं उसको रिंग फेंस करेगा। दूसरी बात है, आप सारे इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनेशन वगैरह जरूर करिए। आप या विल लिख सकती है तो विल रखिए। और रही बात क्योंकि आपका ऑलरेडी डेट एलोकेशन है तो मैं आपको और डेट एलोकेशन की बात नहीं करूंगा, बट मेरे हिसाब से आपका जो करंट पोर्टफोलियो है 9 लाख रुपए का इक्विटी हो गया है आपका, और 38 लाख का डेट है। डेट थोड़ा ज़्यादा है, बट आप अपने टैक्सेबिलिटी देख लीजिए। अगर लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे आपको कंफर्ट आता जाएगा मार्केट में, तो आप हो सकता है इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकती हैं। अगर आप टैक्सेबल रेंज में हैं, मान लीजिए आप हाई टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रही हैं, तो आप सिंपल कर सकते हैं, ये एफडी नहीं करके, एफडी का ऑल्टरनेट म्यूचुअल फंड में होता है आर्बिट्राज फंड, आप उसमें कर दीजिए। उसमें जो टैक्स है उसमें 12.5% है। तो लेकिन मैं आपको एक केवेट दे रहा हूं, अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो अगर आपके टैक्सेबल इनकम में कोई टैक्स नहीं लगता है तो आप आराम से कर सकते हैं एफडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पुश नहीं करूंगा। बहरहाल आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आप अगर कंटिन्यू रहेंगे, आप अपने गोल्स में अचीव करेंगी। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर है, और मिड कैप मुझे लगता है कि बहुत ट्रिकी सिचुएशन में है। तो आप अभी, क्योंकि मिड कैप आज के दिन भी थोड़ा वैल्यूएशन ऊपर है, तो आप फ्लेक्सी कैप में प्रोपोर्शन थोड़ा बढ़ाइए मिड कैप के जरिए, मिड कैप के मुकाबले, और आप फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप में रखिए। फ्लेक्सी कैप में क्या होगा, जो अच्छे क्वालिटी के मिड कैप है, फंड मैनेजर बाय डिफॉल्ट वो लेगा आपके लिए, तो आप मिड कैप को मिस आउट नहीं करेंगी। तो अगर आप ऐसा फॉर्मूला अपने लिए करती हैं तो ये आपको हेल्प करेगा वो लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो ये मल्टी कैप में एक 10,000 की सिप और शुरू करना चाहती हैं सर, तो मल्टी कैप वो कर सकती हैं, वो फ्लेक्सी कैप का सब्स्टिट्यूट इन अ वे आ जाएगा। देखिए मल्टी कैप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसमें फंड मैनेजर को कंपल्शन है मिनिमम 25% लार्ज, 25% मिड और 25% स्मॉल कैप में कंपल्सरी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फ्लेक्सी कैप में एक फंड मैनेजमेंट को पूरी छूट रहती है, डिस्क्रिशन रहता है कि वो कैसे भी एलोकेट कर सकता है, तो वो बंधा हुआ नहीं रहता। इसी वजह से मैं फ्लेक्सी कैप को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मल्टी कैप के मुकाबले। और जैसे मान लीजिए आज की कैप मुझे लगता है मिड कैप और वैल्यूड है, बट लेकिन मल्टी कैप में फंड मैनेजर को डालना ही पड़ेगा मिड कैप में। तो इसी वजह से मैं फ्लेक्सी कैप प्रेफर करता हूँ मल्टी कैप के मुकाबले, बट लेकिन वो वैसे बहुत बुरा नहीं है, आप बिल्कुल कर सकती। एक और विमेन इन्वेस्टर हमारे साथ हैं, वनीता पवार जी, तो इनसे बात कर लेते हैं। नमस्ते वनीता जी, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ मैम नमस्ते, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। स्वागत है आपका। तो आपने लिखा कि आप किसी कॉलेज में काम करती हैं, पढ़ाती हैं या वहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट में काम करती हैं? एडमिन डिपार्टमेंट में। ठीक है, और ये आप जो है अपनी रिटायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली लेना चाहती हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट आप जो है 6-7 साल से कर रही हैं, और प्लस आपका जो ये पोर्टफोलियो है इसमें आपने पैसे बढ़ाए भी हैं, या जो जितने अमाउंट पे शुरू किया था उतने ही अमाउंट पर कर रही हैं वनीता जी? नहीं, एवरी ईयर में मैम 5% इंक्रीज करती जाती हूँ। अभी मेरा करंट जो है SIP मंथली 42,000 का है। ओके ग्रेट। आपकी एज है 43, और कैनेरा रोबेको का ब्लू चिप है जिसमें 5,000 है की सिप चल रही है। ICICI प्रू के ब्लू चिप एक फ्रीडम सिप में 5,000, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड ये भी फ्रीडम सिप इन्होंने लिखा है 5,000, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 4,000, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप 10,000, HDFC का मल्टी कैप फंड यहाँ पर 3,000 की सिप, निपॉन इंडिया के ग्रोथ फंड में 5,000, क्वांटम के लिक्विड फंड में 5,000, मेरे एसेट के टैक्स सेवर फंड में भी 2,000 की सिप चल रही है। तो पूरी जो है 42,000 की सिप आप कर रही हैं। आप तनवीर आलम जी से क्या पूछना चाहेंगी? पूछ लीजिए अपना सवाल, और फिर तनवीर सर आपके लिए जवाब को ब्रेक डाउन कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू। मेरा ये एसेट का टैक्स सेवर फंड जो है अभी वो मैंने उसमें स्टॉप कर दिया है, क्योंकि अभी 12 लाख का जो चालू हो गया है टैक्स सेविंग का, इसलिए तो फिर उसका अमाउंट मैंने वैसे के वैसे ही रखा है, क्योंकि अभी तक उसको 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है लॉक इन पीरियड।
और दूसरी बात मुझे ये पूछना था कि मेरा अभी सर्विस जो रहेगा 14 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं अगर 8 या 9 साल में अगर रिटायर कर लेती हूँ तो मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा? मैं 5% ईयरली इंक्रीज करती जाती हूँ। दूसरी बात कि अभी मेरा जो मंथली हम लोग का खर्चा है हस्बैंड वाइफ का देखेंगे तो अराउंड 35 to 40,000 होता है अभी करंट मंथली खर्चा। तो मेरा अगर मैं एक 8 साल के बाद 9 साल के बाद अगर रिटायरमेंट लेती हूँ और वो अगर अमाउंट जो भी बढ़ेगा वो अगर मैं अगले 35 ईयर्स तक 40 ईयर्स तक अगर चलाती हूँ तो वो क्या सफिशिएंट रहेगा मेरे लिए? ये एक पूछना था। और अगर SWP करना होता है तो वो कैसे करते हैं? अगर सपोज मेरा 9 साल में 10 साल में अगर मेरा रिटायरमेंट हो जाता है तो ये जो एक्यूमुलेट हो जाएगा 1 करोड़ के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा तो मैं कैसे डिवाइड करूंगी दूसरे फंड में और कैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ? ये मुझे पूछना था SWP के लिए। वेरी गुड व्रत जी, आई थिंक गुड। एक तो है 42,000 रुपीज़ आप निवेश कर रही हैं, विच इज़ गुड, और 5% से आप टॉपअप करेंगी। अगर आप अपने पूरे टर्म 14 ईयर के लिए रखती हैं तो ये आपका जो कॉर्पस बनेगा वो करीब 2.25 करोड़ रुपए का होगा 14 ईयर्स के लिए। लेकिन अगर आप कहती हैं कि भाई हम मुझे 8-9 साल के बाद इसको निकालना है, 9 साल के बाद निकालेंगे तो ये 1 करोड़ के नीचे होगा, करीब 90-95 लाख के बीच में होगा। इतना फ़र्क रहेगा आपको 9 साल और 15 साल में, 14 साल, सॉरी 9 और 14 साल में। क्लियर? तो करीब आपको 1.25 करोड़ से ज़्यादा का लॉस होगा अगर आप 5 साल कम निवेश करेंगे तो। बट लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए आप अगर रिटायर भी करती हैं सारा पैसा आपको डे वन कंज्यूम नहीं करना है, वो आपके ऊपर है कि कैसे कंज्यूम करेंगे। तो उसमें एक स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर की बात आप कर रहे हैं, वो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स का है, उसको करना पड़ेगा अलग से। आप अगर मैं प्रियंका जी को भेज दूंगा, अगर आपका रिटायरमेंट कैलकुलेटर आप तक किसी तरह पहुंचा पाएंगे तो पहुंचा देंगे, वो है। फाइनली जो आप कॉर्पस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं, मेरे हिसाब से अगर 14 साल तक रखेंगे तो ये बहुत पावरफुल कॉर्पस बनेगा। आप उसको अगर खींच सकती हैं तो खींचिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम तक भी 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, और वो 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट जो आपको एक साथ चाहिए नहीं होगी। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेगा उसमें, कॉलेज या स्कूल की तरफ से, जो भी कॉलेज की तरफ से। तो आप उसको प्रॉपर्ली अगर निवेश करेंगी तो आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपको कवर कर जाएगा, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है अराउंड 35,000 है वो क्योंकि द रीज़न हमें एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर आपको बोला करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इन्फ्लेशन से फैक्टर करना पड़ेगा हर साल, क्योंकि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो 35,000 आज का है, आप अगर यही खर्चा 8-9 साल के बाद करेंगे तो आपको 35,000 रुपये नहीं लगेगा, हो सकता है आपको 70,000 रुपये लगेगा। तो सेम जो आप 9 साल के बाद रिटायर करेंगी, आपका मंथली एक्सपेंसेस 35,000 नहीं, वो सेम एक्सपेंस 70-75,000 हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रख के एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई थिंक दैट आई डू। नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा आपके उसमें मेरे ख्याल से, तो आपको वहाँ पर वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर फंड्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि आप उसमें काफ़ी फंड में ओवरलैप है, और हो सकता है कि आपको लग रहा है डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। क्योंकि देखिए कैनरा ब्लू चिप, ICICI प्रू ब्लू चिप, और पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, तो ये सारे फंड जो हैं आपको लार्ज कैप में बहुत ओवरलैप मिलेगा, इंक्लूडिंग मल्टी कैप। तो आपका बहुत इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, तो इसमें ओवरलैप है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से फंड ओवरलैप है, इसको थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत है। बाकी आपका इन्वेस्टमेंट सही है, अप्रोच भी सही है। तो फाइनली सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पे आपका आ जाते हैं। देखिए इसीलिए अगर कम फंड होंगे तो ये जो प्रोसेस है आपके लिए और थोड़ा इजी हो जाएगा। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैसे काम करता है कि आप किसी भी फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है, आप सिर्फ एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देते हैं फंड को। जैसे आप SIP कर रहे हैं, SIP के लिए आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर मंथ मेरे बैंक अकाउंट से इतना रुपया कटना चाहिए, तो वो कट के जाता है। आप ये एग्जैक्टली ऑपोजिट रिवर्स है, आप वो सिर्फ फंड हाउस को इंस्ट्रक्शन देंगे कि हर मंथ इस मेरा जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसमें से मुझे इतने पैसे वापस चाहिए।
तो अगर आपके लिमिटेड फंड होंगे तो आपको लिमिटेड इंस्ट्रक्शन आएगा, लिमिटेड ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि फ्यूचर में मुझे पता नहीं क्या टैक्स होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होगा, वो आपके लिए नाइटमेयर बन जाएगा टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से। तो आपको फ्यूचर ध्यान में रखते हुए अगर कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो होगा तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो आप एक फ्लेक्सी कैप ले सकती हैं, एक बैफ ले सकती हैं, एक मल्टी एसेट ले लीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए। आप इस पे फोकस करके पोर्टफोलियो बनाइए, आपको हेल्प करेगा। और ज़्यादा थोड़ा आपको लगता है कंजर्वेटिव लेना है तो आप एक आर्बिट्राज फंड रख लीजिए अपने इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए। और मुझे आपकी कॉलेज के हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अगर हो सके जरूर लीजिए। अगर टर्म की रिक्वायरमेंट अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई अगर आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अभी, तो आप बिल्कुल उसके लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए, वरना आप सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस से काम चला सकती हैं।